गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग विस्मयादि बोधक का अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने विस्मयादि बोधक के बारे में जाना था, इसकी विशेषताएं जानी थी, विस्मयादि बोधक के प्रकार जाने थे। आज की क्लास में हम लोग इसी पाठ के अभ्यास प्रश्न को करेंगे। तो आप अपने साथ अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 189 पर देखिए। 189 पे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं और साथ में पेंसिल लेकर बैठे। आज हम लोग इसी अभ्यास प्रश्नों को करने जा रहे हैं। और इसके पहले मैंने आपको होमवर्क में ये कहा था कि आप विस्मयादि बोधक को स्वयं पढ़ेंगे। तो अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इसे पढ़ें। जब आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको जो है और अच्छे से तैयार होगा। सिर्फ मेरे पढ़ाने से या सुनने से वीडियो नहीं तैयार होगा जब तक कि आप इसे स्वयं भी नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों देखते हैं पेज नंबर 89 पर। इस पाठ का पहले तो आओ दोहराए दिया गया, इसे हम लोग देख लेते हैं। 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें दोनों को देख लेते हैं। मनोभाव को व्यक्त करने वाले, मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं, जो मन के भाव व्यक्त करें। जैसे मन के भाव क्या क्या हो सकते हैं? शोक हो सकता है, हर्ष हो सकता है, दुख हो सकता है, घृणा हो सकती है। ये सारे मन के भाव हो सकते हैं। क्रोध हो सकता है, प्रशंसा हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे बस एक लाइन में ये बोला गया कि मन के भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को जो है विस्मयादि बोधक कहते हैं। अगला है पॉइंट, ये शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, आशीर्वाद आदि के सूचक होते हैं, जैसा कि मैं अभी बताई हूं। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। देखते हैं इनके प्रश्न उत्तरों को। अभ्यास प्रश्न में मौखिक का पहला देखते हैं, विस्मयादि बोधक की परिभाषा बताइए। तो बच्चों ये आपका पेज नंबर 188 पर दिया गया है। 188 पर देखिए, जिन शब्दों से बोलने या लिखने वाले के मन के भाव, मन के विस्मय या आश्चर्य, मन के विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव को प्रकट हुआ, आदि के भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये आपका पेज नंबर 188 पे दिया गया है। कोई भी उदाहरण दे सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए उदाहरण नहीं पूछा है, पर कोई भी परिभाषा तभी पूरी होती है जब उसे एक उदाहरण दिया जाए। तो एक उदाहरण आप अपने मन से यहाँ दे सकते हैं, कोई भी उदाहरण दे दीजिएगा। बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे, आप कुछ भी दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद कौन सा चिन्ह लगता है? तो आपको पता है विस्मयादि बोधक के बाद कौन सा चिन्ह लगता है? विस्मय सूचक, ये चिन्ह लगता है। ये जब मैं पढ़ा रही थी तो आपको मैंने बताया था विस्मय सूचक के बारे में। तो जब भी हम विस्मयादि बोधक शब्दों को लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग जरूर करते हैं। बिना इस चिन्ह के आपका वो शब्द पूरा नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है लिखित का, विस्मयादि बोधक शब्दों की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो हम लोगों ने विस्मयादि बोधक शब्दों की विशेषताएं पढ़ी थी। ये आपका पेज 188 पर है। तो यहाँ से 3 पूछा है तो कोई भी 3 आप दे सकते हैं। आपके उसमें 4 बताई गई है। जैसे देखिए, पहला है, इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता। दूसरा, ये प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। तीसरा, ये भावों की तीव्रता प्रकट करते हैं। और चौथा है, इसके बाद विस्मय चिन्ह लगाया जाता है, विस्मय सूचक चिन्ह, जो इस चिन्ह को भी मैं यहाँ बताई हूँ आपको। तो बच्चों ये इसकी विशेषताएं हैं। तो आप यहाँ से, आपके प्रश्न में कोई 3 विशेषताएं पूछी गई हैं तो कोई भी 3 आप यहाँ से उठा के यहाँ से विशेषता बता सकते हैं। तो ये आपका पेज 188 पर है, मार्क कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दो दो विस्मयादि बोधक शब्द लिखिए। दो दो विस्मयादि बोधक शब्द लिखिए। तो अब यहाँ पे देखिए हर्षबोधक है। हर्षबोधक में यहाँ पे 2 शब्द कहा है, तो 2 शब्द आप एक शाबाश दे सकते हैं, एक दे दीजिए वाह। 2-2 कहा है तो जो भी विषय दिया गया उसका हमें 2-2 लिखना है। तो शाबाश और दूसरा वाह। अगला है शोक बोधक। शोक बोधक में भी 2 बताना है आपको। तो एक तो हो गया आह।
बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जो भी शब्द लिखिएगा उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करिएगा। तो शोक बोधक में एक में हो गया आह, तो देखते हैं बच्चों। दूसरा है शोक बोधक, शोक बोधक में हाय या फिर आहा, आह। अगला है क्रोध बोधक में चुप और धत। इन सबके साथ आप विस्मयादि बोधक, विस्मयादि सूचक के चिन्ह का प्रयोग अवश्य करेंगे। अगला है आश्चर्य बोधक, आश्चर्य बोधक अरे या फिर क्या। तो इस तरीके से आपने दो दो विस्मयादि बोधक शब्द लिख लिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे अभ्यास प्रश्न की तरफ। निम्नांकित वाक्यों के लिए उपयुक्त विस्मयादि बोधक शब्द लिखिए। जो वाक्य दिए गए हैं हमें यहाँ पे ऐसे विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करना है जिससे हमारा वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। तो देखिए यहाँ पे है पहला वाक्य, तुमने तो सारा गुड़ गोबर कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं अरे, अरे तुमने तो सारा गुड़ गोबर कर दिया, गुड़ गोबर का मतलब खराब कर दिया। ख है तो यह है झगड़े की जड़। तो अच्छा, यहाँ पे आप क्या भर सकते हैं, अच्छा तो यह है झगड़े की जड़। बच्चों जब आप विस्मयादि बोधक शब्दों को भरेंगे तो बस ये ध्यान दीजिएगा कि आपके वाक्य में वो फिट बैठे, मतलब सही बैठे। जिसको भी आप भरें तो जब पूरा वाक्य आप पढ़ें तो वो वाक्य एक अर्थ जरूर दे। ऐसे विस्मयादि बोधक शब्दों को यहाँ पे भरना है। अगला है ग, अंधे माता पिता का एकमात्र सहारा चल बसा। तो यहाँ पे भरेंगे हाय, हाय अंधे माता पिता का एकमात्र सहारा चल बसा। आगे देखते हैं घ, देखिए यह ठीक रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, हाँ यह ठीक रहेगा। अगला है पीछे मुड़कर मत देखना। तो यहाँ पे होगा सावधान, पीछे मुड़कर मत देखना। अगला है च, आप कुशल से तो हैं। तो यहाँ पे होगा नमस्कार, आप कुशल से तो हैं। तो इस तरीके से आपने विस्मयादि बोधक शब्दों को पूरा कर लिया। आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ। देखते हैं हमारा बहुविकल्पी प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। विस्मयादि बोधक शब्दों के भाव को प्रकट करने वाले उपयुक्त विकल्प को चुनना है हमें। पहला है अच्छा, मैं ठीक 5 बजे पहुंच जाऊंगा। अच्छा, मैं ठीक 5 बजे पहुंच जाऊंगा। तो इसका उत्तर है पहला स्वीकृति बोधक। तो जब मैं आपको विस्मयादि बोधक शब्द पढ़ा रही थी तो जो है जहाँ पे प्रमुख विस्मयादि बोधक शब्द दिए गए हैं इसको मैंने रीड करने के लिए कहा था, उसी में से है ये बच्चों, स्वीकृति बोधक। अगला है ख, आह उसका दुख देखा नहीं जाता। तो यहाँ पे जो है शोक बोधक है, शोक की बात हो रही है। थर्ड नंबर पे का इसका उत्तर है शोक बोधक। अगला है ग, आहा तुमने कमाल कर दिया। तो ये आपका है हर्ष बोधक। घ है अरे तुम कब आए। तो इसका पहला होगा विस्मयादि बोधक। और अंगा है नमस्ते मेरा नाम रवि है, मैं मेरठ से आया हूं। तो इसका उत्तर होगा अभिवादन बोधक, अभिवादन बोधक। अगला है च, छी मुझे ऐसे लोगों से घृणा है। तो इसका है उत्तर बच्चों घृणा सूचक। तो इस तरीके से आपने बहुविकल्पी प्रश्नों को भी पूरा कर लिया। चलिए देखते हैं फिर से एक बार कि आपने सही मार्क किया है या नहीं। तो क का उत्तर है बच्चों स्वीकृति बोधक, ख का उत्तर है शोक बोधक, ग का उत्तर है हर्ष बोधक, घ का उत्तर है विस्मय बोधक, अंगा का उत्तर है अभिवादन बोधक और च का उत्तर है घृणा सूचक। तो इस तरीके से आपने बहुविकल्पी प्रश्नों को भी पूरा कर लिया। और अगला टॉपिक है बच्चों आपका निपात। तो निपात का मतलब होता है बच्चों बल देना,
किसी भी चीज पर बल देना। यहाँ पे देखिए परिभाषा के माध्यम से समझिए, निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द के बाद जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं। निपात का मतलब होता है बल देना, किसी भी चीज पर बल देना। किसी भी चीज का मतलब किसी भी शब्द पर बल देना ही निपात कहलाता है। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख निपात क्या क्या है? निपात ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि। आज भी बहुत सारे शब्द हैं जो शब्दों के बाद आते हैं बल देने के लिए। जैसे देखते हैं बल, अब उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे ही है, मुझे ही यह काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ही पर बल दिया गया कि मुझे ही यह काम करना पड़ेगा। मतलब कहने का तात्पर्य कि यह काम कोई और नहीं करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। तो ये किसी शब्द के बाद ये आया, किस लिए आया? वाक्य में बल देने के लिए, उस शब्द पर बल देने के लिए। उसी तरीके से जैसे भी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो वह तो काम करने से रहा, वह तो काम करने से रहा, मतलब वह काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे तो पे बल दिया गया, वह तो काम करने से रहा। उसी तरीके से आपकी ही आवश्यकता थी, आपकी ही मतलब आप ही की, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं थी, आपकी ही आवश्यकता थी। तो यहाँ पे ही पर बल दिया गया। मोहन को भी बुलाइए, यानी किसी और को नहीं बुलाना है, किसे बुलाना है? मोहन को ही। तो मोहन को भी बुलाइए। उसी तरीके से काम तो कर दीजिए, काम तो कर दीजिए, मतलब यह काम आपको करना ही पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे तो पे बल दिया गया। तो ये था बच्चों निपात। बाकी का भी निपात में और भी सारी चीजें हैं जो आप लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप जो है विस्मयादि बोधक पाठ के अभ्यास प्रश्नों को याद करें, पढ़ें और निपात को स्वयं पढ़ें। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे किसी निपात के साथ। थैंक यू बच्चों।